नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान की राजनीति में हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है। जयपुर में उठा सियासी तूफान तबाही मचा रहा है। कांग्रेस आलाकमान की साख दांव पर है। कांग्रेस आलाकमान का भरोसा टूट चुका है। यह भरोसा टूटकर जयपुर की सियासी गलियारों में बिखर गया है। राजस्थान में आगे क्या होगा किसी की समझ में नहीं आ रहा है। यह राजनीति के जादूगर का जादू है, जिसके सियासी तिलिस्म से पूरी कांग्रेस उलझी हुई है। जयपुर अशांत है तो दिल्ली में भी उलझन बढ़ी हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का हो, यह फैसला बड़ी मुश्किल से हुआ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद अगला कौन, यह सवाल कांग्रेस नेतृत्व के लिए परेशानी बढ़ा रहा है। राजनीति के जादूगर के जादू को आज मैं डिकोड करने की कोशिश करूंगा। इसके साथ ही हर पहलू को आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि राजस्थान की सियासत में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। दुनिया के कई देशों के राष्ट्र अध्यक्ष इस कार्यक्रम में शामिल हुए। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने खास दोस्त की शोक सभा में शामिल होने से खुद को नहीं रोक पाए। प्रधानमंत्री मोदी भी जापान जाकर शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं। जापान में इस तरह राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किसी नेता का 55 सालों के बाद हुआ है। जापान में आमतौर पर ऐसा सिर्फ शाही परिवार से जुड़े लोगों के लिए होता है। शिंजो आबे के अंतिम संस्कार से जुड़ी हर खबर मैं आपको दूंगा। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सत्ता गई, जेल जाने का खतरा बड़ी मुश्किल से टला। अब इमरान खान को अपनी हत्या का डर सता रहा है। इमरान खान को लगता है कि पाकिस्तान का कोई कट्टरपंथी कभी भी उसका कत्ल कर सकता है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को जान का खतरा है। प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अपने देश के सुरक्षित नजर नहीं आ रहे हैं। क्या है पाकिस्तान का यह पूरा मामला, आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। आज मैं आपको राजनीति के जाने माने जादूगर के जादू के बारे में बताना चाहता हूं, जिसके जादू में इस वक्त दिल्ली उलझी हुई है, कांग्रेस उलझी हुई है। जयपुर में सियासी तूफान चल रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनकी पहचान राजनीति के जादूगर की है, सीएम गहलोत का जादू चल रहा है। दिल्ली और जयपुर में बस राजनीति के जादूगर की चर्चा है। राजनीति के जादूगर का जादू इस वक्त चल रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, दिल्ली में देश का बड़ा फैसला होने वाला था। बस चंद घंटों की बात थी, चंद दिनों की बात थी। गांधी परिवार से बाहर का कोई कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर आसीन होने वाला है। 24 सालों के बाद ऐसा कांग्रेस में होगा। पूरा देश इस ऐतिहासिक घटना के इंतजार में है, लेकिन खेला हो गया। खेला होवे, बंगाल वाला खेला होवे। जादूगर का जादू चल गया। जादूगर के जादू के आगे दिल्ली हिल गई, कांग्रेस हिल गई। कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर उलझन और ज्यादा बढ़ गई है। 2 दिन पहले तक सब कुछ ठीक ठाक था, अब किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, गांधी परिवार के बाहर किसके नाम पर मोहर लगेगी, ऐसे ही हालात जयपुर में बने हुए हैं। राजस्थान में सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहा तो यही जा रहा है कि राजस्थान के जादूगर ने ऐसा जादू चल दिया जिसकी काट फिलहाल पूरी कांग्रेस के पास नजर नहीं आ रही है। यानी
जयपुर से लेकर दिल्ली तक सियासी तूफान आया हुआ है। रविवार रात तेज हुआ तूफान बार बार रुख बदल रहा है। फिलहाल तूफान थमने के लिए आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी साधना में लीन दिखे, देवी की आराधना में लीन दिखाई दिए, तो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व जादूगर के जादू की काट तलाशने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है। जादूगर के ने मान कर क्या समझा, कोई नहीं समझ पा रहा है। जादूगर ने कौन सी चाल चल दी है, ये कोई समझ नहीं पा रहा है। न राजस्थान के नेता समझ पा रहे हैं, न दिल्ली का आलाकमान समझ पा रहा है। कांग्रेस आलाकमान को लेकर सीएम गहलोत की आस्था क्या हिली, पूरी कांग्रेस हिलती नजर आ रही है। जादूगर के खेमे ने सवाल भी कुछ ऐसे सामने रख दिए जिसका जवाब पूरी कांग्रेस के पास नहीं है, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के पास नहीं है। कांग्रेस से गद्दारी करने वालों को पुरस्कार कैसे दिया जा सकता है? जो मुसीबत में पार्टी के साथ खड़े रहे उनमें से किसी को मौका क्यों नहीं दिया जा सकता? जबकि समर्पित नेताओं का 102 का आंकड़ा भी काफी ज्यादा बड़ा है। सूबे में बागियों की तादाद बढ़ेगी तो पार्टी के समर्पित करते नेताओं की परेशानी बढ़ेगी। ऐसा तब हो रहा है जब राज्य में अगले साल चुनाव है। कांग्रेस की चुनौती काफी ज्यादा बड़ी है। राजस्थान का सियासी मिजाज हर बार सत्ता का परिवर्तन कर रहा है। कांग्रेस बीजेपी को बारी बारी से सत्ता में बिठाने की परंपरा सी रही है। सामने विपक्ष में बैठी बीजेपी का जोश हाई है। देश में बस 2 राज्यों में सियासी सिमटी कांग्रेस पर राजस्थान की सत्ता बचाने का दबाव लगातार बना हुआ है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खींचतान का रिकॉर्ड काफी ज्यादा पुराना है। साल 2020 में सचिन पायलट के बगावती तेवर पार्टी पर भारी पड़ चुके हैं, तेवर उनके देख चुके हैं और बड़ी मुश्किल से पायलट को संभाला जा सकता था। राहुल गांधी की कोशिश से ही राजस्थान के 2 सियासी दिग्गजों में दोस्ती हो गई, लेकिन साथ लंबा नहीं चल पाया। फिर दोनों दूर हो गए। तब से दोनों के बीच सियासी खींचतान जारी है। एक बार फिर देश राजस्थान के 2 दिग्गजों की खींचतान का क्लाइमैक्स देख रहा है और कांग्रेस पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है कि राजस्थान में क्या होगा। राजस्थान का मौजूदा सियासी गणित किसी बड़े टूट फूट के संकेत नहीं दे रहा है। राजस्थान विधानसभा के कुल 200 सदस्यों में 108 सदस्य कांग्रेस के हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 71, आरएलपी के पास 3, माकपा के पास 2, बीटीपी के पास 2, आरएलडी के पास 1 और निर्दलीय की संख्या इस वक्त 13 है। आरएलडी का कांग्रेस के साथ गठबंधन है। ऐसे में कांग्रेस के पास कुल 109 सदस्य हो जाते हैं। बीटीपी, माकपा और निर्दलीय विधायक अशोक गहलोत के समर्थन में हैं। ऐसे में कांग्रेस का कुल आंकड़ा 126 के करीब पहुंचता है। विपक्ष की बात करें तो बीजेपी के 71 और आरएलपी के 3 सदस्य मिलकर कुल 74 विधायकों का आंकड़ा बनता है। 2 साल पहले तक अगर सचिन पायलट एक बार फिर से बगावत का रास्ता चुनते हैं तो अगस्त 2022 की तरह अशोक गहलोत को एक बार फिर से बहुमत साबित करना पड़ सकता है। साल 2020 में जब सचिन पायलट ने बगावत के संकेत दिए थे तब उनके पास कांग्रेस के 18 विधायकों का समर्थन था। अभी भी इन 18 विधायकों में से कोई ऐसा नहीं है जिसने सचिन पायलट से दूरी बनाई हो। मौजूदा हालात में भी सचिन पायलट गुट बहुत मुश्किल से 20 से ऊपर जा सकता है। अगर बहुमत साबित करने की नौबत आती है तो 101 का आंकड़ा छूना बेहद जरूरी है। विपक्ष के 74 विधायकों के पायलट खेमे के पास 20 विधायकों का जोड़ दिया जाए तो भी 94 तक ही आंकड़ा पहुंचता है। यानी तमाम तिकड़मों के बावजूद सीएम गहलोत का सियासी तिस्लम थोड़ा विपक्ष के बस बाहर है। जयपुर में सियासी गणित की मजबूती जादूगर के जादू को ज्यादा प्रभावशाली बना रहा है और इसी दम पर सियासी गहलोत ने अपना सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। जयपुर के साथ दिल्ली में समीकरण सेट करना कांग्रेस के आला कमान के लिए, बड़े नेताओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है।
कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पेच लगातार बढ़ता जा रहा है। सीएम गहलोत के सामने आने से अध्यक्ष पद के लिए सीएम गहलोत की हामी भरने से 2 दिन पहले जो काम बहुत आसान दिख रहा था, अब वो काम उतना ही मुश्किल नजर आ रहा है। अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की तारीख 30 सितंबर है। 8 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। एक से ज्यादा उम्मीदवार होने पर 17 अक्टूबर को मतदान होगा। चुनाव के नतीजे 19 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। ये वहां का इतिहास है। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली जाने के मूड में हैं। वो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो आलाकमान की तरफ से आदेश का इंतजार करेंगे, जिसकी संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। और इस तरीके से अशोक गहलोत के नामांकन को लेकर पेच फंसता जा रहा है। बताया तो यही जा रहा है कि सीएम गहलोत का नाम अब अध्यक्ष पद की रेस में बाहर हो चुका है। कांग्रेस आलाकमान के लिए गहलोत की जगह दूसरा नाम तलाशना आसान नहीं होगा। कमलनाथ कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए इच्छुक नहीं दिखते, तो बताया तो यही जा रहा है कि उसके लिए उन्होंने मना कर दिया। ऐसे में पार्टी के पास शीर्ष पद पर दिग्विजय सिंह, मुकुल वासनिक, मल्लिकार्जुन खड़गे, कुमारी शैलजा और कुछ दूसरे नामों को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। दूसरे वक्त गांधी परिवार से दूरी बना चुके कांग्रेसी नेताओं ने सक्रियता बढ़ा दी है। शशि थरूर पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि शशि थरूर 30 सितंबर को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। पवन बंसल ने फॉर्म मंगवाकर सस्पेंस बढ़ा दिया है। वैसे तो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने किसी के समर्थन में ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। गांधी परिवार से बाहर का कोई शख्स जिसके निष्ठा पर गांधी परिवार को कोई संशय नहीं हो, जिसकी राजनीतिक ताकत अच्छी खासी हो, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद दूसरा नाम तलाशना इतना आसान नहीं है। राजस्थान के जादूगर के जादू से बाहर निकला कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। उधर जयपुर में भी सियासी लड़ाई को गहलोत वर्सेस गद्दार नाम देकर पेच फंसा दिया है। दोनों फ्रंट पर आलाकमान धर्म के संकट में उलझा दिया है। यानी ये लगातार सियासी बयानबाजी चल रही है। इन सबके बीच बीजेपी नेता सुनील जाखड़ ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए एक नया सवाल उछाला है। राजस्थान का चिन्नी कौन होगा? क्या पंजाब की तरह ही राजस्थान में आलाकमान किसी चन्नी पर दांव खेल सकती है? जानकारों की माने तो ऐसा करना राजस्थान में बहुत मुश्किल होगा। पायलट और गहलोत खेमे में बटी है राजस्थान की पूरी राजनीति की सत्ता। और तो और राजनीति के जादूगर के जादू के सामने विपक्ष भी उलझा नजर आ रहा है। विपक्ष में बैठे बीजेपी के दिग्गज भी कुछ खास प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं। सब के सब वेट एंड वॉच के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जादू उतना ही तभी असर कर पाएगा, तभी तो राजनीति के जादूगर का जादू इस वक्त चल रहा है। और ये जादू ही है जिसके चलते अभी भी अशोक गहलोत की पूछ जयपुर से लेकर दिल्ली तक हो रही है। इसे राजनीति का माहिर खिलाड़ी कहा जाता है। और राजनीति में जब जब भी राजनीति की जाए तो कूटनीति बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जिसमें अशोक गहलोत बहुत ज्यादा माहिर है। और इस बात को मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, क्योंकि पिछले 1.5 दशक से ज्यादा हो गए मैं अशोक गहलोत के काम करने के तौर तरीकों को बेहद करीब से भी जानता हूं। राजस्थान में साथ साथ गुजरात की राजनीति में भी उबाल है। गुजरात में इसी साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी वजह से सूबे की सियासत में हलचल तेज होती जा रही है। हलचल आम आदमी पार्टी की दमदार एंट्री की वजह से ज्यादा हो गई है। अभी तक सूबे की सत्ता में बीजेपी को कड़ा मुकाबला देने वाली कांग्रेस सुस्त नजर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूरे दमखम के साथ गुजरात चुनाव में जुट गए हैं। कांग्रेस की सुस्ती के बाद आम आदमी पार्टी जोश हाई कर पाई है। कहीं आम आदमी पार्टी गुजरात में चुनावी हाइपर एक्टिव अप्रोच बीजेपी की बेचैनी बढ़ा रही है, तो बीजेपी को एक्टिव मोड में आने के लिए मजबूर कर रहा है। यानी इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया। बताया यह जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह लगातार छोटे छोटे अंतराल पर गुजरात दौरा करते रहेंगे। इस सोमवार मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने करीब दर्जन भर कार्यक्रमों में शिरकत की थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस भी गुजरात चुनाव पर लगातार बढ़ता जा रहा है।
29 और 30 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात जाने वाले हैं, जहां वो 29,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। 29 सितंबर को सूरत में 3,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें जल आपूर्ति, ड्रीम सिटी, पार्क और बुनियादी ढांचा से जुड़ी विकास परियोजनाएं शामिल हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावनगर का दौरा करेंगे, जहां वो 5,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावनगर में विश्व के पहले सीएनजी टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह की आधारशिला भी रखेंगे और इस सुविधाओं से लैस होगा ये बंदरगाह। इस बंदरगाह को 4,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा, तैयार किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावनगर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। इससे कुल 100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। ये केंद्र 20 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। यानी गुजरात चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जिस तरीके से एक्टिव हो रहे हैं, कहना गलत नहीं होगा कि गुजरात का चुनाव इस बार त्रिकोणीय हो गया है। ज्यादा तगड़ा मुकाबला होगा। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। गुजरात में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। गुजरात में सीएम केजरीवाल के ऑटो एपिसोड ने अच्छा खासा हंगामा खड़ा किया है। ऑटो में बैठकर पुलिस वालों के साथ बहस और फिर ऑटो वाले के घर खाना खाने का कार्यक्रम, दोनों की सियासी चर्चा काफी ज्यादा गुजरात में हलचल पैदा कर रही है। अब नया मुद्दा गरमाने लगा है। चर्चा का विषय सीएम केजरीवाल का वो संवाद जो उन्होंने भरी सभा में एक दलित युवक के साथ किया था। रविवार को अहमदाबाद के टाउन हॉल में सफाई कर्मचारियों के साथ सीएम केजरीवाल की बातचीत वायरल है। इस दौरान उन्होंने एक सफाई कर्मचारी को दिल्ली में अपने घर खाने के लिए न्योता दिया है। आप भी सुनिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सफाई कर्मचारी की यह खास बातचीत। और सर, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जैसे 15 दिन 20 दिन पहले आप एक इधर विजिट करने आए थे, तब आप ऑटो ड्राइवर के घर पे खाना खाने गए थे, तो क्या सर आप एक वाल्मीकि समाज के घर पे खाना खाने आओगे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम हर्ष सोलंकी है। हर्ष, मैं जरूर आऊंगा आपके घर। थैंक यू सर। उसके पहले मेरा एक प्रस्ताव है। हाँ सर। मानोगे? बताओ। पक्का? पक्का। मैंने देखा है कि सभी नेता चुनाव के पहले दलितों के घर खाना खाने दिखावा करने जाते हैं। हाँ सर। आज तक किसी नेता ने किसी दलित को अपने घर नहीं बुलाया खाने के लिए। नहीं। आप मेरे घर आओगे खाने के लिए? हाँ सर, पक्का। आपके घर में कौन कौन है? सर, मैं, मेरा भाई, मेरी छोटी बहन और मेरे पापा और मम्मी, 5 लोग हैं हम। 5 लोग हैं? हाँ सर। तो कल 5 लोगों के लिए मैं आपके लिए हवाई जहाज की टिकट भेजूंगा। थैंक यू सर। आप कल दिल्ली आओगे? थैंक यू, पक्का सर। कल दिल्ली में मेरे घर पे सीएम आवास के ऊपर आपके पूरे परिवार का खाना मेरे पूरे परिवार के साथ होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। और उसके बाद अगले बार जब भी मैं अहमदाबाद आऊंगा, अगली बार मैं आपके घर खाना खाने आऊंगा। देश का राजनीतिक ये बिल्कुल नया अंदाज था नेताओं का। दलितों के घर खाने खाने का जो कार्यक्रम था वो पूरा देश देखता रहा, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी दलित को पूरे परिवार के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर खाने के लिए बुलाया गया है। गुजरात का एक सफाई कर्मचारी ट्रेन से सवार होकर अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली आएगा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के परिवार के साथ मिलकर खाना खाएगा। देश की राजनीति में ये आम तस्वीरें नहीं हैं, ये बेहद खास तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों ने हर किसी को प्रभावित किया है। देखना होगा कि आम आदमी पार्टी के मुखिया का अंदाज गुजरात चुनाव में क्या असर दिखाता है और राजनेताओं को एक बड़ी सीख अरविंद केजरीवाल का यह अंदाज देता नजर आ रहा है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल शुरू से ही
अलग अंदाज के लिए काम करने के लिए जाने जाते हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के लिए रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि अपने दोस्त के अंतिम संस्कार में कैसे शामिल हुए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपनी दोस्ती का फर्ज अदा किया। पूरी खबर इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्र की आवाज। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जापान पहुंचे। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद को रोक नहीं पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर अपने दोस्त शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शिंजो आबे का राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनकी मौत के करीब 2.5 महीने बाद ये हुआ था। इसमें करीब 100 करोड़ रुपए खर्च हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी, हर दिल अजीज शिंजो आबे का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार जापान में भारी विरोध हुआ है। पूर्व जापानी पीएम शिंजो आबे का अंतिम संस्कार। शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल हुए मोदी। अंतिम संस्कार में मौजूद रहे 20 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष। मौत के 2.5 महीने बाद हुआ शिंजो आबे का अंतिम संस्कार। शिंजो आबे के अंतिम संस्कार पर विवाद क्यों? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी टोक्यो पहुंचे। यहां पीएम मोदी आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इसके बाद मोदी ने शिंजो आबे के प्रति उनकी पत्नी और पीएम फूमियो किशिदा को संवेदना व्यक्त की। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मोदी ने हमेशा ही अपना अच्छा दोस्त बताया। आबे-सान और उनके साथ आपने विदेश मंत्री के रूप में भी भारत और जापान के संबंधों को नई ऊंचाई पर भी ले गए और बहुत क्षेत्रों में उसका विस्तार भी किया। और हमारी दोस्ती ने एक वैश्विक प्रभाव पैदा करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, भारत और जापान की दोस्ती ने। और इन सब के लिए आज भारत की जनता आबे-सान को बहुत याद करती है, जापान को बहुत याद करती है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का राजकीय अंतिम संस्कार मंगलवार को टोक्यो में हुआ। दुनिया भर के 217 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होने के लिए टोक्यो पहुंचे। इसे दुनिया का सबसे महंगा अंतिम संस्कार बताया जा रहा है। इसमें 97 करोड़ रुपए खर्च हुए। आपको बता दें कि शिंजो आबे की 8 जुलाई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोपी को मौके से ही पकड़ लिया गया था। उनकी मौत के 2.5 महीने बाद उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। हम आपको बताएंगे कि शिंजो आबे की मौत के 2.5 महीने बाद उनका अंतिम संस्कार क्यों हो रहा है। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि जापान में शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार का जमकर विरोध हुआ। ये बात बेहद अजीब है कि हर दिल अजीज आबे के देशवासी उनके राजकीय अंतिम संस्कार का विरोध कर रहे थे। विरोध के पीछे 2 वजहें बताई जा रही थीं। वजह तो ये है कि आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में होने वाला भारी भरकम खर्चा। दूसरी वजह है जापान में एक राजकीय अंतिम संस्कार सिर्फ शाही परिवार के सदस्यों का ही किया जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से जापान में 1967 में केवल एक बार ही इस देश के राजनेता शिगेरू योशिदा को यह सम्मान दिया गया था। इतने लंबे वक्त के बाद आबे का राजकीय अंतिम संस्कार किया जाना एक बड़ी बात है।
साथ यहाँ की विपक्षी पार्टियों का कहना है कि साल 1947 में युद्ध के बाद बने संविधान में राजकीय विदाई देने का कोई मतलब नहीं है। इस बात को लेकर जापान की संसद में भी जोरदार बहस हुई है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जापान में शिंजो आबे राजकीय अंतिम संस्कार का विरोध करने के लिए टोक्यो में प्रधानमंत्री ऑफिस के पास एक शख्स ने खुद को आग के हवाले कर दिया। सोमवार को लगभग 10,000 प्रदर्शनकारियों ने अंतिम संस्कार को वापस लेने की मांग करते हुए राजधानी की सड़कों पर मार्च किया। इतना ही नहीं, अब तक यहाँ 4 लाख से ज्यादा लोगों ने इस आयोजन को रोकने के लिए ऑनलाइन याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा देश की कई राजनीतिक पार्टियों ने इस राजकीय अंतिम संस्कार में शिरकत करने से इनकार कर दिया है। और अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर शिंजो आबे का अंतिम संस्कार उनकी मौत के 2.5 महीने बाद क्यों हुआ। दरअसल 8 जुलाई को शिंजो आबे की हत्या हुई थी। इसके बाद परिवार ने बौद्ध धर्म की परंपरा के अनुसार 15 जुलाई को उनका अंतिम संस्कार कर दिया था। मंगलवार को जो राजकीय अंतिम संस्कार हुआ है वो सांकेतिक है। बौद्ध परंपरा में मौत के अगले दिन शव को अगले ही दिन हिंदू परंपरा की तरह अग्नि के हवाले कर दिया जाता है। बाद में अस्थियों को विसर्जित नहीं किया जाता बल्कि उन्हें दफना दिया जाता है। शिंजो आबे की अस्थियां अभी तक एक कलश में रखी हुई थीं। मंगलवार को हुए अंतिम संस्कार के बाद उन्हें दफना दिया जाएगा। आपको बता दें कि 8 जुलाई की सुबह पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमले के बाद आबे को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। घटना के समय पूर्व सीएम शिंजो आबे नारा शहर में काउंसिलर चुनाव के लिए भाषण दे रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इन दिनों चीन दुनिया भर में सुर्खियों में छाया हुआ है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इन दिनों गायब बताए जा रहे हैं। कहीं खबर है कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया है, कहीं खबर यह है कि चीन में तख्ता पलट हो गया है, तो कहीं खबर यह है कि एससीओ सम्मेलन में हिस्सा लेकर उज्बेकिस्तान से लौटने के बाद से वो देखे नहीं गए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि जिनपिंग चीन के कोविड संबंधित नियमों के मुताबिक क्वारंटीन है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इन अफवाहों के बीच सच क्या है ये कोई नहीं जानता। चीन की मीडिया शी जिनपिंग के गायब होने के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। चीनी सरकार की तरफ से भी जिनपिंग के नजरबंद किए जाने की खबरों का खंडन नहीं किया गया। इनके बीच खबर यह है कि चीन के राष्ट्रपति जिस सेंट्रल गार्ड ब्यूरो के मुखिया थे उन्हें मुखिया पद से ही हटा दिया गया। चीन में सियासी उलटफेर की तैयारी। कहां है राष्ट्रपति शी जिनपिंग? एससीओ सम्मेलन से लौटने के बाद कहां गायब हो गए शी जिनपिंग? क्या क्वारंटीन है चीनी राष्ट्रपति? क्या चीन में हो चुका है तख्ता पलट? जिनपिंग के सवाल पर क्यों खामोश है चीनी मीडिया? चीन में 16 अक्टूबर को क्या होने वाला है? चाइनीज रहस्य पर से कब उठेगा पर्दा? सवाल कई, जवाब एक भी नहीं। इन दिनों दुनिया के हर देश की मीडिया में चीन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सुर्खियों में हैं। दुनिया भर का मीडिया पूछ रहा है कि आखिर कहां है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग? आखिर क्यों उनकी कोई खबर नहीं है? क्या चीन में तख्ता पलट हो गया है? क्या शी जिनपिंग को चीनी सेना ने नजरबंद कर दिया है? उज्बेकिस्तान में एससीओ मीटिंग में शामिल होकर चीन लौटने के बाद से ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग किसी सार्वजनिक मंच पर नजर नहीं आए हैं। सोशल मीडिया पर अफवाह है
कि चीन में तख्ता पलट हो गया है और शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। खास बात यह है कि ये अफवाह उस समय फैली है जब चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग अपने तीसरे कार्यकाल की तैयारी कर रहे थे। अगर जिनपिंग का तीसरा कार्यकाल शुरू हो जाता है तो ये चीन में एक राजनीतिक इतिहास बन जाएगा और चीन के सुप्रीम नेता रहे माओ डियोंग के बाद शी जिनपिंग ऐसा करने वाले दूसरे व्यक्ति होंगे। दरअसल कुछ दिन पहले अमेरिका पहुंचे चीन के एक पत्रकार ने ट्वीट करके बताया था कि किसी कारण से चीन में बड़ी संख्या में फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। इसके बाद एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें काफी संख्या में आर्मी की गाड़ियां चीन के एक रास्ते से गुजरती हुई नजर आईं। जिनपिंग पर रहस्य तब और गहरा गया जब उज्बेकिस्तान से लौटने के बाद वे किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर नहीं आए। हालांकि इस बारे में बताया गया है कि चीनी राष्ट्रपति क्वारंटीन हैं, लेकिन तब तक शी जिनपिंग के गायब होने की अफवाह आग की तरह दुनिया भर में फैल चुकी थी। शी जिनपिंग के गायब होने के सवाल पर चीनी मीडिया का रवैया हैरान करने वाला है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया सोशल मीडिया पर चीनी राष्ट्रपति के गायब हो जाने पर सवाल कर रही है, वहीं दूसरी तरफ चीन की आधिकारिक मीडिया इस मामले पर बिल्कुल चुप्पी साधे बैठी है। चीन की मीडिया में एक भी खबर या कॉलम शी जिनपिंग के नाम पर नहीं दिख रहा है। हालांकि चीनी मीडिया बेशक चुप है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में ये सवाल बना हुआ है कि आखिर कहां है चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। दूसरी ओर चीन की एक स्वतंत्र न्यूज वेबसाइट ने चीन में सत्ता पलटने को लेकर एक बड़ा दावा किया। वेबसाइट के अनुसार चीन में सीपीसी सेंट्रल कमेटी के सदस्यों की रक्षा करने वाले सेंट्रल गार्ड ब्यूरो यानी सीजीबी का नियंत्रण अब पूर्व चीनी राष्ट्रपति हू जिनताओ और एक्स प्रीमियर वैन जियाबो ने अपने हाथों में ले लिया है। आपको बता दें कि सीजीबी का नियंत्रण पहले शी जिनपिंग के हाथों में था। राष्ट्रपति शी जिनपिंग का तीसरा कार्यकाल 16 अक्टूबर से शुरू होना है। इसी बीच तख्ता पलट की खबरों ने कई और अफवाहों को जन्म दे दिया है। इन्हीं अफवाहों में से एक है 16 अक्टूबर को राष्ट्रपति के नाम पर शी जिनपिंग नहीं बल्कि जनरल ली कुआको के नाम पर मोहर लगेगी। दुनिया भर की मीडिया में इस बात की चर्चा है कि 16 अक्टूबर को जनरल ली कुआको चीन के नए राष्ट्रपति बन जाएंगे। चर्चा तो ये भी है कि अभी से ही जनरल ली ने चीन की सत्ता कार्यकारी के रूप में संभाल ली है और 16 अक्टूबर तक औपचारिक प्रस्ताव पर मोहर लगा दी जाएगी। अगर इन अफवाहों पर यकीन करें तो इसका मतलब ये हुआ कि चीन में पर्दे के पीछे से सेना ने सत्ता पर कब्जा जमा लिया है और सत्ता जनरल ली के नाम हो सकती है। हालांकि इस बारे में चीनी सरकार और मीडिया दोनों पूरी तरह से चुप हैं। हालांकि कई जानकारों का कहना है कि मामला जिनपिंग के हाउस अरेस्ट और तख्ता पलट से बिल्कुल उलट है और चीन में कड़े कोरोना नियमों के होने की वजह से चीनी राष्ट्रपति क्वारंटीन हैं, क्योंकि वे हाल ही में समरकंद से लौटे हैं और चीन में ये नियम सभी के लिए अनिवार्य है कि जो भी विदेश जाएगा उसे क्वारंटीन रहना होगा। जाहिर है किसी कम्युनिस्ट देश में अचानक सत्ता का पलट जाना कोई नई बात नहीं है। पहले भी कई बार चीनी राष्ट्रपति के सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आने पर अफवाहों का दौर चल चुका है, लेकिन हर बार वे कुछ दिनों के अंदर ही वापस नजर आए हैं। लेकिन इस बार मामला गंभीर नजर आ रहा है। दुनिया भर में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नजरबंद होने की खबर है, लेकिन इस खबर को गलत साबित करने वाला चीन की सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं। अगर शी जिनपिंग क्वारंटीन भी हैं, तो इसका भी आधिकारिक बयान चीन की सरकार जारी कर सकती है, लेकिन इन खबरों पर चीनी सरकार की चुप्पी गंभीर सवाल खड़े करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ये थी राष्ट्र की आवाज।
बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल फिर होगी आपसे मुलाकात।